एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आप डॉक्टर थे, जहाँ सपना होता है लोगों का डॉक्टर होना, वहाँ छोड़कर आप बक्सर लौट आए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा एक ही मिशन है कि बक्सर का उत्थान कैसे हो। बक्सर को बेहतर बनाने के लिए आप 2 मिशन भी चला रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ बक्सर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मेरी पढ़ाई शिक्षा सब कुछ बक्सर से हुई है। तो मैं कुछ भी शुरू करूँगा तो मेरी पहचान मेरी बक्सर है। डॉक्टर के पद पर रहते हुए इतना कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब कैसे मैनेज होगा? ये मैं कर रहा हूँ, ये हो पाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा ये विजन है और आगे का दृष्टिकोण है, नहीं, ये मैं कर रहा हूँ आज की डेट में ये सारी चीजें। कई युवा ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब दिल्ली एम्स में बैठते थे, एम्स में बैठते बैठते दिल्ली पार्लियामेंट का ख्वाब देखने लगे। मेरे अपने फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, उन सबका था कि राजेश तुम चुनाव की तैयारी करो, हम तुमको फंड करेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आना होता और शायद निर्दलीय आता तो बहुत कुछ बेहतर कर सकता था, मैं शायद जीत भी सकता था, लेकिन नहीं। प्राउड ऑफ बिहार का भी आपको अवार्ड मिला, सिंगापुर में भी आपको अवार्ड मिला। ये देश के कुछ गिने चुने लोगों को इसमें चयनित किया गया था। एक चिकित्सक तो सभी करते हैं, वो चिकित्सा करते हैं, लेकिन आपका विजन अलग है, तो आपके विजनरी जो थॉट है उसके लिए पुरस्कार दे रहे। भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? और भी पार्टियों का तो ऑप्शन है। मेरे बाबा मेरे दादा के समय से भाजपा से हम लोग जुड़े लोग हैं, हम लोग संघ से जुड़े लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और नई पार्टी आई है जन सुराज, जिनका हमने नाम लिया वो शायद लोकसभा चुनाव में भी आए थे। चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम बक्सर गए थे, तो बक्सर में तो राजनीतिक बातें बहुत हुई। हमें ये लगा कि बक्सर में कोई ऐसे शख्स है जो राजनीति से इतर हटकर समाज की बेहतरी के लिए कोई बात करता हो, युवाओं के भविष्य के लिए बात करता हो, बक्सर के विकास की बात करता हो। इन तमाम मुद्दों पर जब बात करने के लिए हम रिसर्च कर रहे थे, तो कई लोगों ने बताया कि डॉक्टर राजेश मिश्रा एक शख्स है जो पेशे से तो डॉक्टर है, लेकिन समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम राजेश मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद है। इनसे समझें कि बक्सर में क्या विकास का पैमाना लग रहा है, कि किन मुद्दों पे लग रहा है कि बक्सर को काम करने की जरूरत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो सर कई लोग ये समझेंगे हमारे जो बाहर के दर्शक हैं कि राजेश मिश्रा है कौन, उनका पृष्ठभूमि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए मैं रहने वाला बक्सर का ही हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई बिल्कुल गांव से हुई है। बक्सर ज़िले के एक बिल्कुल छोटा सा गांव है, जिगना नाम है उसका, वहाँ से मैं 5वीं तक पढ़ा। और जब मैंने पढ़ाई की गांव से, तब कुछ भी व्यवस्था नहीं था, मतलब स्कूल भी नहीं थी, स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन एक आत्मविश्वास था, एक मन में ये विश्वास था कि मैं कुछ आगे बढ़ के कुछ मुझे करना, बेहतरी करना अपने समाज के लिए। फिर मैंने आगे पढ़ा, फिर मेरी स्कूल की आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई। उसके बाद MBBS मैंने किया महाराष्ट्र BJ मेडिकल कॉलेज से, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज है। फिर मैंने MD मेडिसिन किया है, जो कि GGMC ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में ही, मुंबई में। ये महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट कॉलेज में से है। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में एम्स ज्वाइन किया और एम्स में 2 साल मैंने अपनी सेवाएं दी और आज भी मैं एम्स के ट्रॉमा केयर के लाइफ टाइम मेंबर हूं। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, सरकारी में रेलवे हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और दिल्ली के MCD हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, संजय गांधी मंगोलपुरी हॉस्पिटल है वहाँ ज्वाइन किया। फिर मेदांता में भी काम किया मैंने, मैक्स में भी काम किया मैंने और ESI में करीब 10-11 साल मैंने काम किया। मेडिसिन डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट से मैंने फिर रिजाइन करके बक्सर में अपनी सेवाएं शुरू की। जी, तो डॉक्टर के तौर पे तो काफ़ी लंबा तजुर्बा है आपके पास, तो इतनी चकाचौंध भरी लाइफ छोड़कर एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आप डॉक्टर थे, जहाँ सपना होता है लोगों का डॉक्टर होना, वहाँ छोड़कर आप बक्सर लौट आए, अपनी जन्मभूमि की तरफ, कर्मभूमि की तरफ लौट आए। बिल्कुल। अभी इसकी शुरुआत करूँगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब कि आपकी जननी जन्मभूमि के स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है और ये सच्चाई भी है। मैंने बाहर करके काम देखा है, लोगों के लिए काम किया, हॉस्पिटल में काम किया, बाहर भी रह के समाज सेवा भी किया, लेकिन बक्सर अपने घर, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ और अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और वहाँ ज़रूरत भी है। बक्सर में आप देखें तो यूँ तो तमाम पार्टियों की सरकारें बनी, तमाम पार्टियाँ जीत के आईं, लेकिन फिर भी धरातल पे काम कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो मेरा एक ही मिशन है कि बक्सर का उत्थान कैसे हो, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, चाहे धार्मिक उत्थान हो। बक्सर एक धार्मिक नगरी है, श्रीधाम है, और चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे काम हो, आपके स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे हम बढ़ें, ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिन पे मैं अपना काम कर रहा हूँ और बक्सर मेरा मेन फोकस एरिया है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। बक्सर में हम भी चुनाव के दौरान घूम रहे थे, कई लोग से पूछ रहे कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जी आए हैं, एक नया चेहरा है मैदान में, कैसा लग रहा है? तो कह रहे डॉक्टर के तौर पे तो बहुत बेहतर है, अब वो नेता बनने की राह पे निकल चले हैं। तो लग रहा है समाज सेवा करने के लिए जरूरी है, डॉक्टर के पद पर भी रहते हुए तो समाज सेवा किया जा सकता है। समाज सेवा तो आप भी कर रहे होंगे, हर कोई समाज सेवा करता है
और हर चिकित्सक समाज सेवा करता है। लेकिन अभी क्या है कि समाज सेवा जब बात हम करते हैं और राजनीति की जब बात करते हैं तो समाज सेवा आप किसी के लिए कुछ भी कर दिए, वो एक सेवा है, समाज के लोगों के लिए सेवा है। लेकिन कुछ खास सेक्टर में उसको मैं मेजरमेंट के उसमें करूं, यूनिट में डिवाइड करके करूं, तो एक सेगमेंट के लिए एक खास पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस कर सकते हैं समाज सेवा। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ कैंप करना हो तो किसी खास वर्ग के लोगों के लिए या किसी खास जगह जाके, पूरे समुदाय के लिए नहीं, पूरे बक्सर के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए नहीं, या कोई और कुछ वितरण करता है कोई, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके करता है। लेकिन अब इसका मैं कैसे उदाहरण दूँ आपको बताता हूँ। अभी मान लीजिए मुझे लगता है बक्सर में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल खुलने चाहिए। मैं एक अकेला डॉक्टर राजेश मिश्रा पूरे बक्सर जिला के लोगों का इलाज नहीं कर सकता। फ्री कैंप कर सकता हूँ, दवाइयाँ फ्री में दे सकता हूँ, जितने मेरे पास साधन संसाधन है। लेकिन मैं चाहूँ कि एक बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल सकूँ, एक ट्रॉमा सेंटर खोल सकूँ, एक रेफरल बड़ा सेंटर बना सकूँ, वो नहीं कर सकता। मेरी वहाँ लिमिटेशन है। मैं चाहूँ कि बक्सर में एक यूनिवर्सिटी ला दूँ, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। वहाँ आप सोचिए एमएससी की पढ़ाई नहीं होती, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे बच्चा तो नहीं कर सकता। तो ये मेरी लिमिटेशन है यहाँ पे। मैं चाहूँ कि बक्सर के धार्मिक स्थलों का उत्थान करूँ, वो नहीं कर सकता। लोगों को जागरूक कर वहाँ मेरी लिमिटेशन है। तो ये समाज सेवा करते हुए राजनीति में जब आऊँगा, जब ऐसी व्यवस्था में आऊँगा, तो ये सारी मुद्दों पे मैं काम कर सकता हूँ। तब मेरी लिमिटेशन नहीं होगी, तब मैं ये व्यवस्था बना सकता हूँ, ये अरेंजमेंट कर सकता हूँ, और बक्सर को और विकास के लिए आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बक्सर विकास के लिए तरस रहा है। कई सालों से, कई दशकों से परेशान है बक्सर। अनेक मुद्दे हैं, आप गिना नहीं सकते, आप लिखा नहीं सकते, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनके मुद्दों को। बक्सर के बिहार का विकास का स्कोप है बहुत बक्सर में, देखा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका कुछ करने के लिए। अब देखिए कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले चिर प्रतीक्षित जो हमारी अभिलाषा थी हम पूरे राष्ट्र के हिंदू भक्तों की, कि अयोध्या में श्री राम की मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो, वो हो गया। वैसी बक्सर भी प्रभु श्री राम की एक कर्मस्थली है, शिक्षा स्थली है, उसका भी उत्थान होना चाहिए। मेरी तो मांग ये है कि बक्सर को अयोध्या से और काशी से एक कॉरिडोर बनाई जाए और बक्सर का भी उत्थान वैसे ही किया जाए। क्योंकि एक बहुत ऐसी संभावनाएं हैं बक्सर में कि एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हम बना सकते हैं। और बक्सर सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना सकता है। तो हमको उस पहचान को दिलाने की, पहचान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं, कई लोग ये भी कह रहे थे कि टूरिज्म की बात तब करेंगे ना, भगवान की नाम की नगरी है, लेकिन बेसिक मूलभूत सुविधाओं से तो ऊपर उठ जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप देखेंगे 2-3 कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस, तो बच्चे पढ़ाई भी करके आगे, अभी मेरे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे भी इलाज कराने आते हैं, युवा इलाज कराने आते हैं, कुछ ग्रेजुएट होते हैं। तो मेरी हमेशा पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके हमेशा एक अलग से अंदर से होता है कि मैं करूं लोगों के लिए। तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटे तुम कहां तक पढ़े हो? बोले सर मैंने ग्रेजुएट कर लिया, आगे जॉब की तैयारी कर रहा हूं। और एक छोटी सी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कुछ भी, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते। अपने नाम के अलावा दूसरे के नाम को अच्छे से लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते इंग्लिश। हिंदी की बात करें तो बहुत, जो ऑनर्स करता है हिंदी में, कुछ हिंदी के शब्द पूछ लेता हूँ, जवाब नहीं दे पाते। तो गलती उनकी नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर सकेंगे। और तो और छोड़िए, बच्चों के अंदर अनुशासन लाना, उनको एक सही मार्गदर्शन करना, वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। आज देखिए बक्सर नशाखोरी में कितना लिप्त है। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का क्या, नशा है। बिल्कुल। तो आप बच्चों के अंदर जब वो सहन शक्ति नहीं हो, अनुशासन नहीं हो, नैतिक मूल्यों का ज्ञान नहीं हो, मानव मूल्यों का ज्ञान नहीं हो, बड़ों का आदर की भावना नहीं हो, और ये कहाँ से आएगा? शिक्षा से आएगा। तो फिर यही सब काम होगा, शराबखोरी, नशाखोरी, गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। कुछ पैसे पाने के लिए कुछ गलत हरकत कर देना, कुछ गलत रास्ते पे चल पड़ना। तो ये सब हमको सुधारना है। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर जीवन मूल्यों के बारे में नहीं बताएंगे, एक अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, एक अच्छा इंसान बनाना सबसे जरूरी है। बक्सर को बेहतर बनाने के लिए आप 2 मिशन भी चला रहे हैं, बक्सर भविष्य बेहतर मिशन, स्वास्थ्य मिशन, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इससे कितना प्रभाव पड़ा है ज़मीनी स्तर पर, या युवा जो आते हैं, जुड़ते हैं आपसे, वो क्या मुद्दा बताते हैं इनसे? देखिए, बक्सर भविष्य निर्माण मिशन, चूँकि ये मिशन ऐसा है कि नाम भी इसका बक्सर से शुरू है,
मैं चाहता था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर इसको व्यापक रूप दीजिए, क्योंकि आपका मिशन सिर्फ बक्सर के लिए नहीं है। मतलब कि देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ बक्सर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मेरी पढ़ाई शिक्षा सब कुछ बक्सर से हुई है। तो मैं कुछ भी शुरू करूँगा तो मेरी पहचान मेरी बक्सर है, और पहचान बक्सर और बक्सर का उत्थान मेरा लक्ष्य है। तो मैंने नाम भी अपने NGO का दिया, बक्सर भविष्य निर्माण मिशन, और इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य करता हूँ। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ खेल के प्रति उनको जागरूक करता हूँ, उनके लिए खेल के साधन मुहैया कराता हूँ, क्लब खुलवाता हूँ। बहुत सारा मेरा क्लब खुल चुका है, जिसमें बच्चों को मैं बैट बॉल, फुटबॉल, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सारी व्यवस्थाएं देता हूँ, और उनको मोटिवेट करता हूँ, आपस में उनका कंपटीशन कराता हूँ, स्पर्धा होती है कि कैसे वो लोग खेलें, कैसे आगे बढ़ें। उसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में कैंप करता हूँ, लगातार लोगों को अवेयर करता हूँ, क्योंकि सिर्फ हेल्थ कैंप का मेरा मिशन ये नहीं कि कुछ दवाइयाँ बांट देना। मेन मेरा है कि लोगों को कैसे जागरूक करें, कैसे उन बीमारियों के बारे में बताएं जो शायद उनको बीमारी है ही नहीं, और वो गलत इलाज करा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विषमताएं हैं, बहुत डिस्पैरिटी है। उस डिस्पैरिटी को ख़त्म कर सकता हूं मैं अवेयर करके, बीमारी के बारे में लोगों को समझा के, और ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरा एजुकेशन। मेरी जब पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई तो हमारे यहाँ स्टडी पीरियड, मैं ये खास करके यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, विवरण करूँगा। तो हमारे यहाँ स्टडी पीरियड होता था 2 टाइप के, एक सेल्फ, एक सुपरवाइज। सेल्फ स्टडी पीरियड में आपको खुद पढ़ाई करना है, और सुपरवाइज में टीचर्स होते थे, सुपरविजन करते थे। तो ये व्यवस्था मैं गांव तक लाना चाहता हूँ। उसमें क्या करते थे, क्लासरूम में सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ाई करते थे, एक साथ होते थे, तो एक कंपटीशन की भावना होती थी। लेकिन अब गांव में नहीं है। गांव में अलग परिवेश है, अलग माहौल में बच्चे होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, लड़ाई झगड़े वो सब बच्चे देखते हैं तो वही सीखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शाम के समय में, और मैंने शुरू भी कर दिया, कि इकट्ठे किसी एक जगह पे बच्चे पढ़ाई करें, पूरे गांव के बच्चे, और उनके लिए मैं पूरा बैठने की व्यवस्था, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, और 2 घंटे कम से कम सारे गांव के बच्चे इकट्ठे पढ़ाई करें। तो एक कंपटीशन की भावना आएगी, एक अनुशासन बनेगा, और उनका सर्वे करूंगा मैं, और महीने में एक बार मैं खुद उनका क्लास लूँगा, उनका हेल्थ चेकअप मैं फ्री में करूंगा, और बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना लाऊंगा। ये मैंने एजुकेशन के लिए करना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता ये डॉक्टर के पद पर रहते हुए इतना कुछ नहीं हो पाएगा? ये सब कैसे मैनेज होगा? एक प्रोफेशनल लाइफ में भी है, आप राजनीतिक जीवन में भी उतर रहे हैं। ये मैं कर रहा हूँ, ये हो पाएगा नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा ये विजन है और आगे का दृष्टिकोण है, नहीं, ये मैं कर रहा हूँ आज की डेट में ये सारी चीज़ें। अभी भी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो इतने अच्छे बेहतर डॉक्टर हैं, और आपसे लोगों को उम्मीद जगी है। अब तो पहले ये होता था कि बक्सर से लोग सिर्फ बाहर जाते थे, पटना, बनारस, दिल्ली, लखनऊ इलाज कराने। अब लोग एक बार आपके पास आते हैं, ये कम से कम सलाह लेने की क्या करना है, तो एक उम्मीद जगी। कुछ लोग तो पटना से भी आते हैं मेरे पास इलाज कराने, कुछ बनारस से भी आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो लोगों की उम्मीद जगी है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, और चूँकि मैं अपने काम को हमेशा से पूजा समझता हूँ, करता हूँ, वर्क इज़ वर्शिप, ये मैं मानता हूँ और करता हूँ इस पर। तो मैंने ये बोला कि देखिए, ये मैं अधिक से अधिक एक दिन में कितना 100 पेशेंट देख लूँगा, लेकिन मुझे पूरे समुदाय को, बक्सर पूरे ज़िले को मुझे व्यवस्थित करना है। इसलिए मुझे क्षेत्र में जाना होता है। अपने OPD का समय सीमित करके मैं 2 घंटे 3 घंटे डेली समाज में देता हूँ। 200-300 लोग से डेली इंटरेक्ट होता हूँ। अपने OPD में भी 300 लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ। 100 के आसपास OPD पेशेंट्स होते हैं, और करीब 50-100 के आसपास उनके अटेंडेंट होते हैं। टोटल 100-150 लोग, 200 के आसपास लोग मुझे OPD मिल जाते हैं, और फिर बाहर जाता हूँ। तो ये इंटरेक्शन इसलिए करता हूँ, लोगों को इसलिए जागरूक करता हूँ, क्योंकि मैं OPD में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया। ये करना, जैसा आपने बोला कि सर दिल्ली छोड़ के आप बक्सर में आए, ये करना तो दिल्ली में करता। दिल्ली में तो मेरी सरकारी नौकरी थी, फिक्स जॉब था, टाइम पे सैलरी आना, घर पे आराम से बैठ सकता था, टीवी देख सकता था, मॉल में घूम सकता था, मेरा दिल्ली में अपना घर है। वो सब कुछ त्याग करके बक्सर में आने का मिशन सिर्फ ये कि बक्सर के लोगों को मैं बदलना है, बक्सर चकाचौंध छोड़ के। लेकिन कई युवा ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब दिल्ली एम्स में बैठते थे, एम्स में बैठते बैठते दिल्ली पार्लियामेंट का ख्वाब देखने लगे, इसलिए वो बक्सर की तरफ रुक कर। नहीं, ख्वाब नहीं देखना है। और अब देखिए, ख्वाब देखना होता है तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो पार्टी से टिकट तो नहीं मिली। पार्टी का निर्णय हमेशा सर आंखों पे होता है, वो बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे अपने ही ग्रुप के, मेरे अपने फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे दोस्त बाहर रहते हैं डॉक्टर्स, कुछ डेनमार्क में, कुछ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, सब जगह रहते हैं। तो उन सब का था कि राजेश तुम चुनाव की तैयारी करो, तुमको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ो, हम तुमको फंड करेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैंने देखो मुझे पार्टी के लिए लड़ना है, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के अंदर ही मुझे व्यवस्था लानी है कि मैं आज से पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मेरे बाबा दादा के समय से पार्टी से जुड़े हैं लोग, तो मैं एक सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं पार्टी में रह के ही पार्टी के लिए काम करूँगा और समाज के लिए काम करूँगा। तो मैंने यदि आना होता और शायद निर्दलीय आता तो बहुत कुछ बेहतर कर सकता था, मैं शायद जीत भी सकता था, लेकिन नहीं, मैंने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया और मैंने अपने निर्दलीय से ये फैसला को उनको बोला कि आप रहने दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा अपना इतना मेरे ऊपर भरोसा जताया, लेकिन मैं निर्दलीय नहीं रहूँगा। तो आपको नहीं लगता एक डॉक्टर के तौर पे आप व्यापारी हैं, व्यापारी अगर राजनीति में आए तो राजनीति को भी व्यापार बना देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो बात करना है, वही तो मुझे समझाना लूँगा, वही समझा रहा हूँ कि राजनीति को एक समाज के लिए करने वाला एक साधन समझिए, एक टूल है, एक माध्यम है। आपका रोजगार नहीं है वो, आपका व्यापार नहीं है वो। और राजनीति कितनी पवित्र बात है, पवित्र सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र है जिसमें रह के आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राजनीति आपकी सामाजिक व्यवस्था तय करती है, राजनीति आपकी धार्मिक व्यवस्था, राजनीति आपकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीति आपकी विदेश नीति, राजनीति आपकी शिक्षा नीति, राजनीति आपकी स्वास्थ्य की नीति, सब कुछ तो राजनीति तय करती है। तो अपवित्र कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी लोग राजनीति में होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज के लिए सही नहीं होते, इसलिए गलत फैसला ले लेते हैं, गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं। तो हम सब, हमारे जैसे लोग यदि राजनीति में आएंगे, मैं नहीं बोलता कि मैं, कोई और भी, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए राजनीति में और कुछ बदलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि समाज को इसकी ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है और मोदी सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। तो मोदी सरकार पे हम आएंगे। हम जब चुनाव में जब घूम रहे थे तो कई युवाओं से बात हुई, युवा कह रहे हैं कि दो मुद्दा अहम है जो डॉक्टर साहब को तो जरूर ध्यान देना चाहिए। एक डॉक्टर के तौर पे, एक बक्सर के इन्वायरमेंट में डस्ट बहुत ज़्यादा है जो लंग्स इफेक्ट कर रहा है, दूसरा नशा बहुत बड़ा मुद्दा है जो युवाओं को प्रभावित कर रहा है। तो इन दोनों को कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, नशा से पहले मैं डस्ट पे बात करूं, मैं बहुत पहले एक वीडियो मैंने बनाया था डस्ट पे, और मेरी लगातार 2.5-3 सालों से स्टडी भी हो रही है। तो आप बक्सर में खास कर देखेंगे बहुत हाई लेवल का पॉल्यूशन है। मुझे पहले लगता है बड़े शहरों में, लेकिन बक्सर में ऑर्गेनिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो कि फेफड़े के लिए बहुत घातक होता है। उसके अंदर होता है कि मैं थोड़ा टेक्निकली चीज़ बताऊं आपको, और दर्शकों को समझना भी चाहिए और जानकारी लेनी भी चाहिए। जब डस्ट को इनहेल करते हैं हम, तो डस्ट के साथ साथ जो रोड पे चलती है गाड़ियां, उनका लेड, उनके अंदर की केमिकल पॉइजनिंग उससे मिक्स्ड होकर हमारे फेफड़े में जाती है, और जब फेफड़े में जाती है तो ब्लड में सर्कुलेट होकर वो हमारे हीमोग्लोबिन को कम करता है। तो युवाओं के अंदर, बक्सर के युवाओं के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है, खून की मात्रा कम हो रही है, फेफड़ा तो खराब हो ही रहा है, सांस की तकलीफें तो हो ही रही हैं, एलर्जी तो हो ही रहा है, आंखों के अंदर जलन तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का लेवल घटना बहुत ही खतरनाक सूचकांक है, ये बहुत खतरनाक इंडिकेटर है ये। और इसलिए मुझे बक्सर के लिए खास करके पोल्यूशन को ठीक कर कैसे किया जाए, इसको ठीक करने के लिए मेरे पास सिस्टम भी है, मेरी व्यवस्था है, मेरी सोच भी है। मैं चाहता हूँ कि यदि बक्सर की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हों, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो, डस्टिंग की प्रॉपर, आप बड़े शहरों में देखें तो शाम में डेली गाड़ियाँ चलती हैं डस्ट रिमूवल के लिए, शॉरिंग होता है, वाटर का स्प्रेइंग होता है, लेकिन ऐसा बक्सर में नहीं है। यदि ऐसा बक्सर में तो डस्ट पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके और कम करने के ये लिए विजन है आपको, डस्ट को विजन है। और दूसरा आपने जो नशे को लेकर बात, नशे को लेकर, तो नशा के लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो हमको ये देखना होगा कि नशा जहाँ से सप्लायर है वहाँ रोकना, और जिनको अवेल हो रहा है, जो नशा कर रहे हैं वहाँ तक, उन दोनों को रोकना है। तो पहले तो हमको आइडेंटिफाई कि कहाँ से सप्लाई हो रहा है, उसको रोका जाए, और बच्चों को ये बताया जाए कि नशा करने से कितना आपको नुकसान हो सकता है, कितना इसका दुष्परिणाम है। उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लिया जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दिया जाए, उनको जा के जागरूक किया जाए। और उसके बाद जो बच्चे नशे के में बहुत आगे जा चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं, उनके शरीर के अंदर प्रभाव आने लगा, तो उनके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए कि कैसे नशा मुक्ति उनसे कराया जाए और कैसे उनकी एक हेल्थ की व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। ये मेरा हाल ही में हमने आपका प्रोफाइल देखा, उसमें प्राउड ऑफ बिहार का भी आपको अवार्ड मिला। ये सामाजिक कार्य के लिए मिला या डॉक्टरी के लिए मिला कि डॉक्टरी में बेहतर कर रहे हैं? ये प्राइड ऑफ बिहार, चूँकि प्राइड ऑफ बिहार था, तो मैं चिकित्सक हूँ, उसमें तो काम कर ही रहा हूँ लोगों के लिए, उसके लिए मुझे मिला। और साथ ही साथ समाज में जो काम कर रहा हूँ, लगातार हेल्थ कैंप करना, अभी तक मुझे लगता है कि करीब 250 से ज़्यादा मैंने हेल्थ कैंप किया बक्सर में, और एजुकेशन के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, गंगा सफाई पे मैं कुछ चर्चा करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ।
तो ये सारी मुद्दों को, सारे विषयों को, सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए, स्टडी करते हुए मुझे ये प्राइड ऑफ बिहार का पुरस्कार दिया था। अभी हाल में सिंगापुर में भी आपको अवार्ड मिला, देखा हमने। हाँ हाँ हाँ। सिंगापुर में डॉक्टर नरेश त्रिहान जो कार्डियक सर्जन पूरे देश नहीं पूरे विदेशों में भी चर्चित हैं, उनके द्वारा मुझे पुरस्कार सिंगापुर में मिला। ये देश के कुछ गिने चुने लोगों को इसमें चयनित किया गया था जो हार्ट के क्षेत्र में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम किया जिन्होंने, और समाज में काम किया। और जब मैं सिंगापुर में मिला डॉक्टर नरेश त्रिहान से तो उनका विजन यही था, फिर वहाँ जान पाया कि क्यों ऐसा मुझे आइडेंटिफाई किया गया। तो उन्होंने बोला कि सर आप इतना अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, और हमेशा चूँकि आपका इंटेंशन, आपका विजन एकदम क्लियर होता है। एक चिकित्सक तो सभी करते हैं, वो चिकित्सा करते हैं, लेकिन आपका विजन अलग है। तो आपके विजनरी जो थॉट है उसके लिए पुरस्कार दे रहे हैं। आप जो समाज में काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं बीमारी के बारे में, इसके लिए काम आपको दिया गया। आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें, इसके लिए आपको ये पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं। सर, जब आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से निकल के जो डॉक्टर के तौर पर आप राजनेता बन ही गए हैं, राजनीति में आ ही गए हैं, तो भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? और भी पार्टियों का तो ऑप्शन है, बिहार में जदयू है, राजद है, एक नई नवेली पार्टी आई है जन सुराज है। देखिए, भाजपा में मैं आज से नहीं ज्वाइन किया, मैंने किया भाजपा में बहुत पहले से, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, मेरे बाबा मेरे दादा के समय से भाजपा से हम लोग जुड़े लोग हैं, हम लोग संघ से जुड़े लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और ये चूँकि ये बात सिद्धांत, जो बीजेपी पार्टी है बिल्कुल सैद्धांतिक सिद्धांत और आदर्शों पर आधारित पार्टी है। और एक आपका इसका मिसाल देता हूँ, मेरा अभी तो घर मैंने रिनोवेट किया बक्सर में। इससे पहले जब मेरे बाबा ने घर बनवाया था तो सीढ़ी के किनारे आप देखें तो बिल्कुल लोटस, तब से वो सिंबल हमारे घर पे आज से 40 साल 45 साल पहले से। तो भाजपा में आज ही से नहीं, और अभी तो मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ पे हूँ, जिले के चिकित्सा प्रकोष्ठ पे हूँ मैं भाजपा में। तो भाजपा चूँकि किसी खास वर्ग की पार्टी नहीं है, किसी वर्ण की पार्टी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सबसे ऊपर उठ कर है, लोगों के लिए काम करना है। इनकी अपनी नीतियां हैं, हमारी विदेश नीति अलग है। और काम तो पहले भी हुए बहुत सारे, लेकिन पहले काम ऑन पेपर होता था, ऑन रिकॉर्ड होता था। आज बीजेपी काम ग्राउंड पे करके दिखाती है। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी चले जाएं आप देख पाएंगे हाँ बीजेपी ने क्या किया है। तो पार्टी ज्वाइन करने का मेरा ये, बाकी सब जितनी तो पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। बिल्कुल आइडियोलॉजी है उनकी, और उस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। सारी पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन बाकी वो सब ऑन रिकॉर्ड होता है, वो बस गिनाने के लिए। उनके ये संविधान अपने गिनाते हैं, काम नहीं करते। तो मैं इस ऐसे पार्टी से जुड़ा हूँ जो अपने सिद्धांतों पे हमेशा से खरा उतरी है, देश के लिए काम किया, उसके लिए देश ही सब कुछ है, उसके अपने ही लोग सब कुछ हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं, उनका अपना कुछ नहीं है। तो इसी तरह की बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे थे। या मोदी जी का भी और भी प्रभावित कर रहा है आपको, या भाजपा से या आरएसएस से जुड़े हुए तो लग रहा है कि नहीं, रास्ता तो भाजपा की तरफ ही जाता है? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है, आप मोदी जी को और भाजपा को अलग नहीं कर सकते, अन्योन्याश्रय संबंध है, मतलब दे आर नॉट सेपरेबल। मोदी जी को बीजेपी से अलग नहीं कर सकते, बीजेपी को मोदी जी से अलग नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है, बीजेपी से जुड़ा हूँ, मोदी जी का समर्थक हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और इसके कारण भी है, ऐसे नहीं अनायास, क्योंकि मोदी जी ने वो कर दिखाया है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल देखें, उससे पहले के किसी अन्य पार्टियों की सरकार देखें, तो सिर्फ वो रिकॉर्ड पे काम हुआ है, काम हुआ नहीं है। पूरी आज़ादी के बाद से जो काम हुए और इन 10 सालों में काम हुआ, आप दोनों में तुलना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये पहले काम है तो मोदी जी का ये काम है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ बढ़ते ही चला जाएगा। मोदी जी के कार्यों को गिनाओ तो समय कम पड़ जाएगा। अभी इस चुनाव में मुझे लगता है कि कुछ कमी जो रह गई थी उनके कार्यों को गिनाने में, कन्विंसिंगली लोगों तक पहुंचाने में। हम लोगों तक ये बात बताएं जो मोदी जी ने काम किया, तो आप सोच ही नहीं सकेंगे कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया देश के लिए। तो आप आरएसएस से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, शाखा में भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल, उसके बारे में आप कुछ अनुभव साझा करेंगे? जी, जब भी शाखा का कुछ कार्यक्रम होता है, स्थापना दिवस मनाते हैं, तो मैं हमेशा रहता हूँ, शाखाओं में जाता हूँ। चूँकि ये पार्टी लोगों को लगता है कि सिर्फ दूसरे धर्म विरोधी बातें करती है, नहीं, ये राष्ट्रहित की बात करती हैं। जो आरएसएस से राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्र को बनाने के लिए ये कुछ भी करते हैं। तो ये संकल्पित हैं समाज को जोड़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में। संगठित पार्टी है, एक उनका अपना अनुशासन है। तो इसलिए आरएसएस से मैं जुड़ा हूँ, उनके विचारों को मैं मानता हूँ, समझता हूँ,
उन पे मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, बक्सर की जनता अगर नेता के तौर पे आपका पर अगर भरोसा करती है तो 5 काम आपके एजेंडे में सबसे प्रथम क्या होंगे जिस पे लगता है कि आप नेता बनते ही उस पे काम करेंगे? देखिए, मेरा सबसे मुख्य पहले तो स्वास्थ्य, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। तो आज बक्सर में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आज बक्सर के लोगों को पटना या बनारस जाना पड़ता है, जो कि 130 किलोमीटर की दूरी है, करीब के 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, दूसरा हार्ट का कोई बड़ा सेंटर नहीं है। या तो लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं या वहाँ पहुँचते तो उनको बेड नहीं मिलता। तो मैं एक हार्ट के तौर पर ये डिमांड करूंगा कि बक्सर में एक ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ एक कैथ लैब का निर्माण हो सरकारी, जहाँ की लोगों का एंजियोग्राफी हो सके, हार्ट की इलाज हो सके, हार्ट की सर्जरी हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले काम करूंगा इसको कैसे मैं लाऊं। दूसरा, शिक्षा के लिए आप बक्सर में देखेंगे तो बक्सर इतना पुराना ज़िला है, समृद्ध है शिक्षा और कर्मस्थली प्रभु श्री राम की, लेकिन आज वो शिक्षा के लिए इतना पीछे हो चुका है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए बक्सर में। एक बच्चों के लिए पीजी की हर फैकल्टीज़ होनी चाहिए, जो कि नहीं है अभी। ग्रेजुएशन की हर फैकल्टीज होनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। आज आप देखें स्कूल में, कॉलेज में बच्चों की संख्या और टीचर की संख्या बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। बच्चों, आज मैं कुछ एक टीचर से बात भी करता हूँ तो बोलते हैं कि सर मैंने ये पूछा, बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, कि आप लोग स्कूल नहीं जाते क्या, कॉलेज नहीं जाते क्या? बोले सर जाते थे लेकिन टीचर नहीं होते। जब मैं टीचर से पूछता हूँ कि सर एक्चुअली बच्चे तो आ जाएँ, लेकिन बच्चे जब इतने आ जाएंगे तो उन्हें टीचर भी नहीं है। तो सोच कितनी डेस्पेरिटी है। टीचर्स और बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो रेशियो है वो बहुत डिफरेंस है। उसको मैं ख़त्म करूँगा। एक अच्छे लेवल की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाऊंगा। क्योंकि आज देखिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा। आज जो बच्चे ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, नहीं है एजुकेशन, उस लेवल का एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। उनसे कुछ भी छोटी बातें पूछे नहीं बता पाते हैं बच्चे। तो गलत उनका नहीं है, गलती उनकी नहीं है, दोष उनका नहीं है, कहीं ना कहीं दोष सिस्टम का है। तो उस सिस्टम को इम्प्रूव करूँगा। तो हेल्थ, एजुकेशन। दूसरा, बक्सर के पोल्यूशन। आप देखिए बक्सर पोल्यूशन में का ग्राफ लेवल बहुत हाई है, बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ चुका है। तो पोल्यूशन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। धार्मिक टूरिज्म को लेकर कोई स्कोप है लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इस पे आऊँ तो चूंकि बक्सर हम सभी जानते हैं, बक्सर एक श्री धाम है, एक ऐसी धार्मिक नगरी है जिसका बहुत अच्छे से टूरिज्म की तरफ निर्माण होना चाहिए। वहाँ प्रभु श्री राम की कर्मस्थली, शिक्षा स्थली है। वहाँ पंचकोसी परिक्रमा, आप गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं भी आप सोशल मीडिया पाएंगे तो पंचकोसी परिक्रमा उज्जैन और काशी, यही दोनों का जिक्र पाएंगे, बक्सर का जिक्र नहीं पाएंगे। जबकि शुरुआत बक्सर से हुई है। प्रभु श्री राम की पहचान बक्सर ने दिलाई और आज बक्सर अपनी पहचान को खो चुका है। तो पंचकोसी परिक्रमा का कैसे उत्थान हो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक कमेटी बनाई है, तो उसको कैसे हम लोग पुनर्निर्माण करें, कैसे लोगों तक पता है कि पंचकोसी परिक्रमा हमारे बक्सर का सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए धार्मिक काम करना। और एक चीज़ और बता दूं, जो रामेश्वरम मंदिर साउथ में, बक्सर में जब प्रभु श्री राम आए थे तो रामेश्वर मंदिर का सबसे पहला शुरुआत बक्सर से ही हुआ था। आज देखिए कोई नहीं जानता इसका कैसे विकास हो, बक्सर की घाटों का कैसा विकास हो। तो बक्सर को एक टूरिज्म की तरफ हम कैसे ले जाए, ये मेरा काम होगा। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है जो मैं समझता हूँ, गंगा की कटाव। बक्सर के आसपास के लोगों गंगा के कटाव से बहुत परेशान हैं। उनका पूरा हर साल कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था चली जाती है, उसको कैसे हम बेहतर कर सकें, इसके लिए आर्सेनिक बहुत बड़ा मुद्दा है बक्सर में। बहुत सारे बच्चे जो न्यूनेट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो जन्मजात हैंडीकैप्ड हो जाते हैं आर्सेनिक के प्रभाव से। बहुत सारे लंग्स कैंसर के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे लीवर कैंसर के पेशेंट हैं, स्किन बीमारियों के पेशेंट जो आर्सेनिक से प्रभावित होने की वजह से हो रहा है, उस पर कार्य करूँगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मैं अभी हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि बक्सर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बक्सर से निकल के देश दुनिया में बहुत बेहतर कर रहे हैं। सबको हम एक मंच पे लाएंगे, सबको जोड़ेंगे और बताएंगे कि बक्सर के विकास के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे, हम ही को डेवलपमेंट करना हो। बिल्कुल। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि चुनाव के समय बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ऐसा मुझे बोला कि तुम आगे करो राजेश, आगे बढ़ो, पार्टी नहीं टिकट दी, निर्दलीय लड़ो। तो जो मेरे बाहर के दोस्त हैं, जो विदेशों में हैं, देश के अलग अलग राज्यों में हैं,
उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे बहनें सभी साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, जो भी बक्सर के रहने वाले हैं, जो कहीं भी विदेशों में हों। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं, हम लोग ऐसा एक सहयोग बनाएं, एक ऐसी टीम बनाएं, एक ऐसी कमेटी बनाएं कि हम बक्सर के लिए हमेशा काम करते रहें। और बहुत ज़्यादा मुझे आपका समय नहीं चाहिए, बहुत साधन नहीं चाहिए, बहुत पैसे नहीं चाहिए, बस आपका इंटेंशन, आपका मन, आपका भाव बक्सर के लिए समर्पित होना चाहिए। इतना ही मेरे लिए बहुत है, बाकी मैं कर लूँगा। तो कम से कम डेली या कभी आप एक समय निकालिए मेरे लिए, 5 मिनट का ही सही, विचार कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए कि हम कैसे बक्सर को और बेहतर बना सकें। तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगा मैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में, डेनमार्क में, अभी मैं जाने वाला हूँ डेनमार्क। तो उन्होंने सबने बोला कि नहीं, एक हम ऐसा करेंगे हम लोग ज़रूर। कई अन्य राज्यों में कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS रैंक पे IPS ऑफिसर्स हैं। तो सब हम लोग मिल के बक्सर को कैसे बेहतर बनाएं, इस पे हम लोग ने काम हमारे करना वीडियो के माध्यम से अगर कोई इंसान आपकी की बातों से प्रभावित हो जाए, आपसे जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकता है? मैं एक नंबर डिस्प्ले कराऊंगा, उस नंबर से, और मेरा हेल्पलाइन नंबर रहेगा। कभी कोई जुड़ना चाहे, कोई सहयोग करना चाहे या किसी माध्यम से, वो ज़रूर आए, उस पे करे, क्योंकि हम सब बक्सर के लिए जीना चाहते हैं, बक्सर के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जन्मभूमि बक्सर है, हमारी जननी जन्मभूमि सब कुछ बक्सर ही है। तो हम लोग को बक्सर के लिए, चूँकि बक्सर डिमांड कर रहा, परेशान है, उससे कैसे हम लोग बाहर निकालें बक्सर को, एक धरातल पर लेके आएँ, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं कि लोग बक्सर को जानें, पहचानें, और बाहर के टूरिस्ट बक्सर में आएँ। देखिए, इस तरह की बदलाव की आप बात कर रहे हैं, इसी तरह की एक और नई पार्टी आई है जनसुराज, उनको बक्सर में लीड करे आनंद मिश्रा, आप भी मिश्रा है, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि हम पे जनता भरोसा करे, हम बक्सर को बदलेंगे, हम ही नहीं पार कर पाएंगे बक्सर। देखिए, इसमें मैं क्या बोलूं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, जिनका हमने नाम लिया, वो शायद लोकसभा चुनाव में भी आए थे। अब बस इतना ही बोलूँगा कि उससे पहले किसी बीजेपी से जुड़ना चाहते थे, बीजेपी के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन वो निर्दलीय से आ गए। तो आपका विचार विघटित है, आप एक जगह फिक्स्ड नहीं है, आप किसी खास विचार से जुड़ नहीं सकते। आप रोजगार ढूंढ रहे, राजनीतिक रोजगार जिसको बोलते हैं, लेकिन मुझको रोजगार नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में और क्या चर्चा करें, आज यहाँ कल वहाँ, परसों फिर कहीं और। ये लोग कैसे किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं जुड़ सकते। ऐसे लोगों पे हमेशा से, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक समाज के खास वर्ग को निरूपित करते हैं, तो एक लोगों का झुकाव तुरंत आ जाता है। लेकिन हमको विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए लोगों का। हमारा विश्वास, हमेशा लोग जब हमारा विश्वास करते हैं तो इसका वजह होता है, फिर कभी और किसी को विश्वास नहीं कर पाते। तो कभी भी लोगों का, जनता का विश्वास ना तोड़िए आप। मैं तो कहते भाजपा ने हम पे भरोसा नहीं किया, हम बागी बन के उतर गए मैदान में विकास के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल नहीं, भाजपा तो चाहती है कि भाई पढ़े लिखे लोग आएँ, जो काम करें, लेकिन भाजपा भी तो जानती है ना कि आप कैसे हैं। क्यों मैं भाजपा के साथ हूँ, क्यों भाजपा मेरा साथ दे रही है, क्यों मैं भाजपा का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि ये संबंध है, एक सिद्धांतों पे आधारित संबंध है। ऐसे तो फिर मैं भी कहीं जा सकता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत पार्टी के बड़े नाम जिनका ले रहे हैं वो सब आए थे मेरे पास। जनसुराज जी की बात कर रहे हैं। अब छोड़िए क्या बात करें, लेकिन हाँ आए थे सभी लोग, लेकिन बोला कि नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं काम करता रहूँगा। फिर उन्होंने बोला कि सर आपको तो टिकट भी नहीं मिला, तो क्या फ़र्क पड़ता है। टिकट नहीं मिला तो भाई, टिकट नहीं मिला तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना है, मेरे पास समय भी नहीं है। टिकट, आपके काम के रुकावट कभी टिकट नहीं बन सकता है। आप काम करना चाहते, वो रोजगार है। टिकट मिल जाता अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, काम करते रहिए जो मैं काम कर रहा हूँ। तो जनसुराज आपको भी टिकट का लोभ दे रही थी? बहुत बार आए लोग, छोड़िए कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं बता दूं, इसमें बदलाव मुझे लगता है कि पार्टियों के साथ साथ जो राजनेताओं के साथ साथ हम आम आदमी के अंदर भी परिवर्तन कुछ आना चाहिए। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ आपको। जब चुनाव से पहले मैं क्षेत्र में जाता था लोगों के बीच में, तो लोग क्या बोलते थे मैं आपको बता दूँ, चूँकि मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, भोजपुरी में बताऊँगा। बोले कि अरे डॉक्टर साहब काहे कोनो चिंता मत करी रहुआ, बात तो एक खास बिरादरी से बानी, बक्सर में वही बिरादरी के टिकट मिलेला, और इतना बढ़िया आदमी बानी रुआ, काम कर लगातार, बड़ी बढ़िया आदमी बानी आप, हमने की टेंशन मत ली रहुआ, काहे के समय बर्बाद करता नहीं क्षेत्र में घूम के, अरे टिकटवा लेके आई, हमने के तो ऐसे ही जिता देव जा। सोचिए, टिकटवा लेके आई, हमने के जिता देव जा। हम बोले कि बाबा, भाई बंधु, इस विचार को बदलना हम लोग को। मैंने उनको समझाया कि टिकट मान लीजिए ठीक है, मैं तो आपके बीच में आपकी समस्याओं को समझने, यदि मुझे टिकट की व्यवस्था करनी है और मैं टिकट की व्यवस्था ऊपर से करूंगा, जैसे भी कर सकूं, जो भी व्यवस्था से, और मुझे टिकट मिलता है,
तो मुझे ये मालूम होगा कि ये टिकट आपकी वजह से नहीं मिला है, मेरे अपने टैलेंट की वजह से मिला। आपने मुझे नेता नहीं बनाया, आपने मुझे जन नेता नहीं बनाया, आप मजबूर हैं हमको जिताने के लिए, ये मुझे मालूम है। तो क्या मैं जब जीत जाऊं तो आपके बीच में आना चाहिए? नहीं। इसीलिए नेता को आप जो दोष देते हैं कि हमारे बीच में नहीं आते जीतने के बाद, कारण यही है। एक क्राइटेरिया फिक्स कीजिए, टिकट उनको दीजिए जो जन नेता हों, जो लोगों के लिए काम करता हूँ। इसलिए नहीं कि पार्टी के बीच में घूमते रहते हों, टैलेंट नहीं है, 20 साल 25 साल से झोला डोरे उनको टिकट दे दिया जाए, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहा है, कौन सा व्यक्ति समाज के लाभकारी है, हितकारी है, उनको ध्यान में रखकर टिकट दिया लोगों जाना के चाहिए। बीच में रहता है, कौन बीच में जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लोगों को बताया कि आप ये बदल दीजिए, आप अपने विचारों को, आप उनको ही समर्थन दीजिए जो आपके बीच में रेगुलर आते हों, टिकट से बहुत पहले से लगातार कार्य कर रहा हूँ। ये कुछ जरूरी मुद्दे हैं और मुझे लगता है लोगों के अंदर भी कुछ उनको जागरूक होना चाहिए, राजनीतिक जागरूकता लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे बक्सर के राजेश मिश्रा जी को, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को, जो बक्सर के मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। बक्सर के जो श्रोता अगर देख रहे हैं तो आप अपना मुद्दा हम जरूर बताएं कि डॉक्टर राजेश मिश्रा के राजनीतिक भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, या डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहे तो आप डॉक्टर साहब को किन मुद्दे को लेकर आप सलाह देना चाहेंगे, या बिहार की राजनीति की पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो बक्सर के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।